So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video I am going to tell you everything related to NEET biology. So पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक कॉमन क्वेरी मेरे पास आ रहा है कि जो पेपर है वो पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यूसली एनसीईआरटी से आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जो अभी नीट की प्रिपरेशन शुरू किए हैं वो ये बात बिलीव ही नहीं कर पाते कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें अराउंड 16 से 17 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बायोलॉजी का पूरा पेपर, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी का पूरा पेपर सिर्फ इन दोनों बुक से कैसे आ सकता है। सिर्फ इन दोनों बुक्स, ये 11th का और ये 12th का एनसीईआरटी है, इतना ज्यादा मोटा नहीं है, इतना है। तो इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर द स्टूडेंट्स दैट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक नेशनल लेवल ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बायोलॉजी का पूरा पेपर सिर्फ इन दोनों बुक से कैसे आ सकता है। तो पीपल बिलीव दैट टॉपर्स तो ये दोनों सिर्फ नहीं करते होंगे, पीपल बिलीव दैट टॉपर्स सिर्फ ये दो बुक्स थोड़ी करते होंगे। वो दिनेश, ट्रूमैन लगाते होंगे, वो कोचिंग्स के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं वो लगाते होंगे, या जो वगैरह वगैरह चीजें। सो द हार्ड ट्रूथ इज दैट कि जो पूरा पेपर सिर्फ अभी नहीं, पिछले कई सालों से जो पेपर का बेस है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, वो एनसीईआरटी ही है। तो आपको तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि टॉपर्स जो होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग बुक्स लगाते हैं, वो दिनेश, ट्रूमैन, डिफरेंट कोचिंग्स के मॉड्यूल्स लगाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। टॉपर्स जो है सिर्फ इन दोनों बुक्स को, तो जो टॉपर्स होते हैं वो सिर्फ इन दोनों बुक्स को बार बार चाटते हैं। वो इन दोनों बुक्स को 10 बार, 15 बार, 20 बार तक निकालते हैं, इसलिए वो टॉपर बनते हैं। टॉपर अलग अलग बुक नहीं करते, टॉपर 10 तरह के अलग अलग बुक नहीं करते, टॉपर ये दोनों बुक्स को 10 बार करते हैं। दैट इज द सीक्रेट। एंड आई वॉज ए कोचिंग स्टूडेंट प्रीवियसली, जब मैंने नीट क्रैक नहीं किया था तब मैं कोचिंग में पढ़ रहा था। सो आई हैव सीन मेनी टाइम्स दैट द टीचर्स ऑफ द कोचिंग मेक्स द स्टूडेंट्स बिलीव दैट द टॉपर्स होते हैं ना वो झूठ बोलते हैं। तो आई वॉज लाफिंग कि जो टॉपर्स है भाई, उसको, उन लोगों को तुम्हें झूठ बोल के क्या मिलेगा। वो ऑलरेडी टॉप कर चुके हैं भाई, वो ऑलरेडी एक सिलेक्शन ले चुके हैं एमबीबीएस सीट में, तो वो लोग तुमको झूठ क्यों बोलेंगे। देन आई गॉट द रीजन कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सभी किसी को पता चल जाएगा कि जो पूरा का पूरा पेपर है वो सिर्फ यही दो बुक से आ रहा है, तो फिर कोचिंग का धंधा कैसे चलेगा। सो दे डू इट क्योंकि उनका जो पैकेजेस है, उनका जो मॉड्यूल्स है वो सेल हो सके। क्योंकि अगर बच्चों को पता ही चल गया कि पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही आ रहा है, तो वो कोचिंग जाएंगे ही क्यों। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कि कोचिंग की जरूरत आपको बायोलॉजी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कोचिंग अगर आपको लेना है तो सिर्फ कोचिंग की जरूरत, कोचिंग को यूटिलाइज करो। कोचिंग सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए यूटिलाइज करो, और कोचिंग एक प्लेटफॉर्म आपको देता है जिससे कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। आप मॉक टेस्ट के बेस पर कि आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपका रैंक्स कितने आ रहा है, उस पर टेस्ट कर सकते हो। कोचिंग इसलिए नहीं है कि आप अपने एनसीईआरटीज को छोड़ के उनके मॉड्यूल्स, उनके पैकेजेस लगाना शुरू करो। And that's why I say that you should never believe someone blindly. Be it your teachers, be it your coaching teachers, be it your school teachers, be it your good friends, be it anyone else. You should never trust anyone blindly. अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उस बात का अच्छे से जांच करो कि वो क्या सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो इसके बाद भी, इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे बच्चों को ये बिलीव ही नहीं होगा कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, नीट का बायोलॉजी का पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आ रहा है। सो देन टू मेक यू बिलीव और यू गाइस, मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, या एक सिंपल सा एक्सरसाइज आप लोगों को देता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, पिछले 2-3 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और वो क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो। फिर आप एनसीईआरटी से देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ रहे हैं। यू विल फाइंड दैट from the 90 questions, more than 85 questions, पिछले, मैं 85 कम ही बोल रहा हूं, more than 86 to 87 questions
हर साल पिछले 2-3 सालों से स्पेशली एनसीईआरटी से ही रिपीट हो रहे हैं। एनसीईआरटी के लाइंस या और एनसीईआरटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे ही रिपीट हो रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहे। वही एनसीईआरटी, ये 2 एनसीईआरटी बुक्स से पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट ही हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर्स ही आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहा है, तो क्या जरूरत है फालतू में दूसरे अनाप शनाप पब्लिकेशंस की किताबें पढ़ने की। जब आपका पेपर जिसमें आपको सिलेक्शन लेना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्रैक करना है, अगर वही एनसीईआरटी से आ रहा है, तो फिर दूसरे पब्लिकेशंस की बुक्स करने की जरूरत ही क्या। हम यहां पर अपना नॉलेज बढ़ाने या नॉलेज चेक करने तो नहीं आए। हम यहां पर वी ऑल हैव कम हियर टू गेट ए गवर्नमेंट सीट, गेट ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट, और वही आपको करना है। अगर आपको ट्रूमैन और फलाने ढिमकाने जो मॉड्यूल्स है वो पढ़ना है, तो एक बार आप सिलेक्शन ले लो, उसके बाद जितना पढ़ना है पढ़ना। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इफ यू आर नॉट डूइंग एनसीईआरटी बायोलॉजी properly, I am not saying if you are not reading, if you are not doing NCERT biology very properly, अगर आप NCERT biology को बार बार रिवाइज नहीं कर रहे, बार बार चाट नहीं रहे, बार बार रट्टा नहीं मार रहे, then my friend, you are doing the biggest blunder of your life. इससे बड़ी गलती आप दुनिया में कभी नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, जितना बड़ा गलती आप NCERT बायोलॉजी को बार बार ना करके कर रहे हो। अगर आप NCERT, आई अगेन रिपीट, अगर आप NCERT बायोलॉजी को बार बार 10 बार 15 बार नहीं निकाल रहे, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बायोलॉजी को बायोलॉजी के लिए नहीं पढ़ रहे, अगर आप बार बार एनसीईआरटी बायोलॉजी का रट्टा नहीं मार रहे, देन माय फ्रेंड यू आर डूइंग द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर लाइफ एंड यू विल रिग्रेट इट लेटर थ्रू आउट योर लाइफ। क्योंकि आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी बायोलॉजी को बार बार नहीं कर रहे। क्योंकि एक बार किया समझ में आता है, लेकिन एग्जाम में जो टाइम क्रंच होता है और जो स्ट्रेस होता है माइंड में, वो स्ट्रेस में अगर आप एनसीईआरटी बायोलॉजी में जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है एक अच्छे रैंक के लिए 340 to 350, उतना आप तभी स्कोर कर पाएंगे एक लिमिटेड टाइम क्रंच में, जब आप एनसीईआरटी बायोलॉजी को बार बार निकालेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आई रेकमेंड एटलीस्ट 2 डिजिट्स, मतलब 2 डिजिट में निकालो, मतलब 10 से ज्यादा बार निकालो एनसीईआरटी बायोलॉजी को, तभी जाके आप उस जो 40 to 45 to 50 मिनट्स जो एनसीईआरटी बायोलॉजी का टाइम क्रंच है, जितने में आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी सॉल्व करना है, आई रिकमेंड 45 मिनट्स। आई माई सेल्फ हैव सॉल्व्ड द कंप्लीट एनसीईआरटी बायोलॉजी इन 40 मिनट्स ओनली, in spite the paper of 2021 being so lengthy in NEET, I solved the complete NCERT biology in only 40 minutes. So ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं एनसीईआरटी बायोलॉजी को 15-20 बार से ज्यादा निकाल चुका था। तो मैं जब क्वेश्चन देखता था तो आंसर मेरे आंखों के सामने ही आ जाता था, मुझे बार बार और डीप थिंकिंग करने की जरूरत नहीं थी। सो आई रिकमेंड यू गाइज टू कि आप एनसीईआरटी बायोलॉजी को डबल डिजिट में निकालें, 10 से ज्यादा बार पढ़ें, 10 से ज्यादा बार रिवाइज करें, लाइन टू लाइन आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी का आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि कौन सा डायग्राम कौन से कलर का है, कौन सा डायग्राम पेज के किस साइड में है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, along with पेज नंबर, along with डायग्राम्स का जो लेबलिंग है, जो इवन इफ समरी, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप समरी को भी बहुत अच्छे से कर ले, क्योंकि बहुत बार समरी से भी क्वेश्चन आता है। मुझे 2 ड्रॉप ईयर 2019 में मैंने अपना जो 12th है मैं 2019 में पास किया था, उसके बाद मुझे 2 ड्रॉप ईयर्स लगे। 2020 में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, 2019 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिस साल मैंने 12th क्लियर किया था, मतलब 12th में पास आउट किया था। 2020 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और 2021 जिस एमबीबीएस बैच से मैं बिलोंग करता हूं उसमें मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो द रीजन कि मुझे 3 अटेम्प्ट लगे और 2 ड्रॉप ईयर्स लगे, उसका मेन रीजन यही है कि मैंने एनसीईआरटी पर फोकस ही नहीं किया था। पहले मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो जो 11-12 था वो मैंने बिल्कुल ही बाहर की किताबें, फलाने कोचिंग्स के मॉड्यूल्स, जो कोचिंग्स के जो नोट्स दिए जाते हैं और जो ट्रूमैन्स वगैरह, उस बुक्स को करते करते ही मैं मेरा 11th और 12th बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया। तो 11th 12th और जो 12th के बाद जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैं एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया। तो एक साल में अराउंड 10 से 11 महीने में एनसीईआरटी बिल्कुल भी खत्म नहीं हो पाया, इसलिए मेरा सेकेंड ड्रॉप में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एनसीईआरटी खत्म पूरा नहीं हो पाया था।
क्योंकि मैं 11th और 12th एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं था, मैं दूसरे बुक्स को पढ़ रहा था। सो गाइज, डोंट डू द सेम मिस्टेक विच आई हैव डन एंड आई हैव सफर्ड एंड आई हैव लॉस्ट माई 2 प्रीशियस years in doing different books and doing whatsoever I don't know. So दूसरों की आचार्य चाणक्य का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बोल सकते हैं, वो है कि खुद अगर आप सब गलती करके सीखो तो ये जो जिंदगी है ये बहुत ही छोटी है, आपको दूसरों की गलतियों से सीखना है। सो आप मेरी गलतियां मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप मेरी गलतियों से सीख सको कि डोंट डू एनी अदर थिंग फॉर बायोलॉजी, ओनली डू एनसीईआरटी बायोलॉजी। आई एम एम्फसाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, ओनली डू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास 11th and 12th for biology. Apart from these 2 books, you do not need anything for biology. You only need to do these 2 books, that is repeated times. 10, 11, 15, 20 जितना बार कर सकते हो, जितना बार रिवाइज कर सकते हो, उतना ही आप जल्दी और उतना ही एफिशिएंटली और उतना ही करेक्टली आप पेपर सॉल्व कर पाओगे और आप 340, 350 तो आराम से स्कोर कर ही पाओगे। और क्या पता पूरा का पूरा पेपर, जो एक तो क्वेश्चंस बाहर से आते ही हैं कभी कभी, वो भी ना है, हो सकता है पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बायोलॉजी से आए और हो सकता है आप 360 से 360 पूरा स्कोर कर सके एनसीईआरटी बायोलॉजी में। जैसे 2021 इस साल का जब आप हम बात करें, जो अटेम्प्ट में दिया था, उस अटेम्प्ट में पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बायोलॉजी से ही आया था। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी बायोलॉजी के बाहर था। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, थोड़े मैच फॉलोइंग थोड़े लेंदी टाइप के थे, ज्यादा टाइम लगे, लेकिन पूरा का पूरा पेपर जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आया था। एनसीईआरटी से अलावा बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एनसीईआरटी बायोलॉजी से तो क्वेश्चन हर साल ही आते हैं, लेकिन जब से एनटीए आया है, जब से जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जब से जब से नीट ले रहा है, तब से तो पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही हो गया है और बायोलॉजी का तो पूरा का पूरा पेपर ही एनसीईआरटी से आ रहा है। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप एनसीईआरटी को 10 से 12 से ज्यादा पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है ना दोस्तों, वो हाईली वोलाटाइल है। एनसीईआरटी बायोलॉजी इज वेरी वेरी हाईली वोलाटाइल। आप अगर 1-2 बार पढ़ के छोड़ देंगे तो 1-2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको एक भी शब्द याद नहीं होगा। यू विल बी फाइंडिंग दैट एज इफ यू आर रीडिंग द बुक अगेन। आप जब उस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे 2-3 महीने बाद, तो आपको लगेगा कि आप वो चैप्टर बिल्कुल जीरो से ही शुरू कर रहे हैं, तो दैट विल बी अगेन वेस्टेज ऑफ टाइम। सो आई रिकमेंड टू रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी थॉरोली एंड आफ्टर रीडिंग रिवाइज एनसीईआरटी बायोलॉजी इन फिक्स्ड इंटरवल्स, कि हर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में जो एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर आपने खत्म किया उसको रिवाइज करते रहें, ताकि वो आपके माइंड में फ्रेश हो और आप ना भूलो। और जब आप रिवाइज करो तब आपको जितना टाइम पढ़ने में लगा था फिर से उतना टाइम देना ना पड़े। जब आप रिवाइज करो तो बहुत जल्दी रिवाइज हो सके, एक दिन में आप 4-5 चैप्टर जैसे रिवाइज कर सको। तो वो करने के लिए आपको फिक्स्ड इंटरवल्स में रिपीटेडली रिवाइज करना पड़ेगा, दैट इज स्पेस्ड रिपीटेशन। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इतना बड़ा इंफॉर्मेशन को रिटेन करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी छोटा नहीं है, एनसीईआरटी बायोलॉजी इज वेरी वेरी फैक्चुअल एंड एनसीईआरटी बायोलॉजी इज very lengthy also. So if you have to retain the complete 2 books of NCERT biology, then you have to do spaced repetitions in multiple times. मतलब एक certain time interval में आपको बार बार उस चीज को करना पड़ेगा, तभी जाके वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर होगा और आप एग्जाम में भूलोगे नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन देखते देखते ही आपका आंसर माइंड में आंसर क्लिक करेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, फिर आप ऑप्शन देखोगे, फिर आप टिक मारोगे, फिर ऐसे ही करते करते मैं बताता हूं कि एक क्वेश्चन 10 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व हो जाता है। इवन ऐसे क्वेश्चंस थे कि मैं एक क्वेश्चन 5 से 8 सेकंड में सॉल्व करता था। इसलिए मेरा कंप्लीट एनसीईआरटी बायोलॉजी का पेपर सिर्फ 40 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, अपार्ट फ्रॉम बीइंग सो लेंदी। और जो मैंने बोला कि कोचिंग्स के जो नोट्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, जो बाकी बुक्स है ट्रूमैन्स वगैरह, उसके बारे में चिंता करने की या पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद जब मैं 11th में था तब मैं कोचिंग्स में बहुत सारे नोट्स बनाया था, बहुत सारे जो कोचिंग्स में बोलते हैं वो नोट्स बनाया था। ट्रूमैन्स मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन
क्या मैंने उसको दोबारा से कभी पढ़ा? सो द आंसर इज नो। मैंने दोबारा कभी उसको खोल के भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मुझे समय ही नहीं हुआ। क्योंकि 11th का एग्जाम देना है, 12th का एग्जाम देना है। 11th और 12th में बार बार एग्जाम होते हैं, कितने सारे इंटरवल्स होते हैं, कितने सारे टेस्ट होते हैं। उसमें एनसीईआरटी बायोलॉजी सिर्फ पढ़ने में हमारा हालत टाइट हो जाता है। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी के अलावा आप कोई और बुक पढ़ भी कैसे सकते हो? तो आई रेकमेंड कि आप एनसीईआरटी बायोलॉजी को पहले कंप्लीटली पूरा पढ़ो। अगर वो हो जाए तो फिर से एनसीईआरटी बायोलॉजी को फिर से पढ़ो। अगर वो हो जाए तो उसके बाद भी एनसीईआरटी बायोलॉजी को फिर से पढ़ो। यही करते रहो जब तक एनसीईआरटी बायोलॉजी आपका 10 से 15 बार कंप्लीटली कवर टू कवर कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर आप एनसीईआरटी बायोलॉजी को 10 से 15 बार एटलीस्ट कवर टू कवर, जो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा पेज अगर आप पूरा कंप्लीट कर देते हो, बार बार रिवाइज कर देते हो, लाइन टू लाइन, डायग्राम टू डायग्राम, देन आपका 340 to 350 plus at least, apart out of 360, you will be scoring at least 340 to 350 plus, which is a very decent mark, very good mark to get you a top rank. क्योंकि आप बायोलॉजी में 360 में से 340 350 ला रहे हो, तो आपका सिर्फ अराउंड 300 मार्क्स का डिफरेंस रह रहा है 650 से, एंड 650 इज a very good mark that can get you a good enough rank for your desired medical college, for your state का जो आपका स्टेट का जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए सिर्फ 650 के आसपास लाना बहुत ही अच्छा होगा। और 650 में से अगर आपका 350 सिर्फ बायोलॉजी से ही आ जाता है तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रेशर बहुत कम आ जाएगा। और अगर आप ऐसे बंदे हो जो सिर्फ सिलेक्शन चाहता है, अगर आप सिर्फ सिलेक्शन ही चाहते हो ये कुछ महीनों में, तो मान के चलते हैं कि अराउंड 600 मार्क्स आपका सिलेक्शन हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो अगर आपका 600 में से 350 आप सिर्फ बायोलॉजी में ही स्कोर कर दे रहे हो, तो आपका ओनली 250 मार्क्स का डिफरेंस है इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री व्हिच इज ऑफ 180 मार्क्स ईच, इजीली स्कोर 250 मार्क्स। अगेन बायोलॉजी सिर्फ आपको 2 किताबों से करना है, सो द लेंथीनेस इज क्वाइट लेस कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी से सिर्फ बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली फिजिक्स में। सो बायोलॉजी में आप सिर्फ 2 किताबों से 350 तक स्कोर कर रहे हो, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स को मिला करके भी 250 सिर्फ स्कोर करना है अगर आपको सिर्फ एक सिलेक्शन चाहिए। सो बहुत बार कोचिंग्स के जो टेस्ट होते हैं उसमें बहुत ही बाहर से क्वेश्चंस पूछे जाता है। मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस उनके या तो मॉड्यूल से होते हैं या तो उनके नोट्स से होते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि दे वांट टू शो दैट देयर मॉड्यूल्स एंड नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके मॉड्यूल्स, उनके नोट्स बिकेंगे ही क्यों, लोग उनके कोचिंग जाएंगे ही क्यों। तो यू डोंट नीड टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट द मॉक टेस्ट मार्क्स। कोचिंग्स के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनके मार्क्स के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ के अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो अपने मॉड्यूल्स, अपने नोट्स के हिसाब से ही सेट करते हैं। क्योंकि यही करने से वो चाहते हैं कि बच्चे उनके मॉड्यूल्स और उनके नोट्स को बार बार पढ़ें, बच्चे उनके क्लासेस अटेंड करें। क्योंकि बच्चे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। सो यूज मॉक टेस्ट एज ए प्लेटफॉर्म टू टेस्ट वेयर यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। आप एक जो 17-18 लाख की जो भीड़ है जो नीट दे रहे हैं, उस भीड़ में आप कहां स्टैंड करते हो और आप कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, कि आप अपना रिफ्लेक्स से आप वो कैसे तेजी से बढ़ा सकते हो। कि अगर आपका एक क्वेश्चन 2 मिनट ले रहा है तो कैसे आपका वो एक क्वेश्चन 1 मिनट ले। तो धीरे धीरे आप अपने टाइम इंटरवल को कम करते जाओगे और अपने एफिशिएंसी को बढ़ाते जाओगे। सो मॉक टेस्ट स्पेशली जो कोचिंग्स के होते हैं जहां पर वो अपने ज्यादा से ज्यादा सवाल अपने मॉड्यूल से ही देते हैं, वहां पर आपको उस मॉक टेस्ट के मार्क्स को बहुत सीरियसली लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो एक बहुत ही कॉमन सा मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि एनसीईआरटी बायोलॉजी हमारा अच्छे से याद नहीं हो रहा, या अगर याद कर भी रहा हूं तो भूल जा रहा हूं। तो भाई ऐसे याद करने की कोई दवाई तो नहीं है ना। अगर कोई दवाई होती तो सबसे पहले मैं ही ले लेता। तो ऐसे कोई दवाई नहीं है। द ओनली सॉल्यूशन टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, द ओनली सॉल्यूशन कि आपको याद कर हो सके कि उससे बार बार पढ़ो, उसे तब तक पढ़ो जब तक आप उसे कंठस्थ न कर दो। और मैं एक खुद पर्सनल एक
टेक्निक यूज करता था याद करने के लिए। एक मेरा सजेशन है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज कर सकते हो, कि मैं जब पढ़ता था तो जो जो कीवर्ड्स थे, जो कीवर्ड्स होते हैं वो मैं पेन से लिख लेता था कॉपी में। एक कॉपी में मेरे पास रहता था, उस कॉपी में मैं पेन से लिख लेता था कि कौन कौन सी इंपोर्टेंट वर्ड्स है। लिखने से ना क्या होता है ना, हमारे माइंड के साथ साथ हमारा हाथ भी काम कर रहा होता है, और माइंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन जब होता है तो इट इज साइंटिफिकली प्रूव दैट द इंफॉर्मेशन इज रिटेन इन अवर ब्रेन फॉर ए मच लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू जब हम सिर्फ आंखों से देखकर पढ़ रहे होते हैं, तब इंफॉर्मेशन कम समय रिटेन होता है। और जब हम आंखों से देखकर पढ़ भी रहे होते हैं और उसको मुंह से बोल भी रहे होते हैं, कि हर एक लाइन को बोल बोल के पढ़ रहे होते हैं, उसके साथ साथ जो इंपोर्टेंट वर्ड्स है, जो इंपोर्टेंट फ्रेजेस है, जो इंपोर्टेंट टर्म्स है, उसको उसको हम हाथ से लिख रहे होते हैं। सो जो इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड इन आवर ब्रेन फॉर ए मच मच लॉन्गर टाइम, इट इज प्रूव्ड साइंटिफिकली। सो होप द वीडियो हेल्प्ड यू। होप आपको इस वीडियो से बहुत ही गूढ़ रहस्य जो है, बहुत ही ब्रह्मास्त्र जो है नीट को क्रैक करने का, वो मिला होगा। और एंड आई रिकमेंड 2 books apart from NCERT biology for biology in NEET. That is, the first one is this NCERT PYQs from MTG। MTG का जो चैप्टर वाइज आता है, अगेन आई रिकमेंड चैप्टर वाइज ही लेना। यहाँ पर चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप जंबल लेते हो तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हो। चैप्टर वाइज लेने से आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो फिर उसी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर देना, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो फिर उसका सॉल्व करना। ऐसे करने से आपका एक चैप्टर पढ़ लिया आपने तो उसका सारा पीवाईक्यूज आपका हो गया, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा तो उसका सारा पीवाईक्यू हो गया। सो आई रिकमेंड हाई रिकमेंड दिस पीवाई प्रीवियस क्वेश्चंस स्पेशली फ्रॉम एमटीजी, क्योंकि मैं खुद लगाया था अपने नीट के समय पे, और दिस वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी। अपार्ट फ्रॉम दिस आई रिकमेंड वन मोर बुक दैट इज एनसीईआरटी fingertips। I recommend NCERT at your fingertips for biology because उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस NCERT के जो लाइंस हैं वो लाइंस ही MCQs फॉर्म में कन्वर्ट करके दिए गए हैं। तो अगर आप फिंगर टिप्स सॉल्व करें तो आपका वो NCERT का जो कॉन्सेप्ट है, जो NCERT के लाइंस आपने याद किए हैं, उसमें से ही MCQ आपका बन जाएगा। तो आपको एक अच्छा सा MCQ प्रैक्टिस करने का भी, NCERT बेस्ड MCQ प्रैक्टिस करने का भी एक अच्छा सा सोर्स मिल जाएगा। Then so I recommend these 2 books. The links of the books are in the description box. This is not a sponsored video of the books because मैंने जो खुद यूज किया था अपने नीट क्रैक करने के लिए वही मैं आपको बताता हूँ। आपका मन है तो ले सकते हैं। The links will be in the description box below as usual. So this was the video. Hope this was useful to all of you guys. आपका जो क्वेरी था कि जो नीट का जो सबसे मेजर पोर्शन है, जो 50% वेटेज से बायोलॉजी से आता है, उसके बारे में क्वेरी था कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। सो आई होप मैंने वो क्वेरी अच्छे से सॉल्व कर दिया है। सो डू कमेंट योर थॉट्स इन द बिलो गाइज। सो होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। दैट वाज द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट देन प्लीज कंसिडर प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन। इट मीन्स ए लॉट, क्योंकि मैं बहुत समय अपना स्पेंड करके वीडियो बनाता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, फिर वीडियो अपलोड करता हूँ। So if you subscribe then it means a lot to me, it means the world to me. Do press the like button and comment your thoughts below कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। That was the video for guys. See you soon.